नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लखनपुर की सीमाएं भले ही सील की गई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जगह वहां पर है जहां से लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लखनपुर का मुख्य द्वार आप जो सड़क है उसको कटीली तारे लगा के बंद कर दो, 4 बड़े ऑफिसर बिठा करके एक टीम बना दो, लेकिन जब तक इन लूप होल्स को बंद नहीं करोगे तो ये कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति बनकर सामने आएगी। कल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आज भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लुधियाना से पैदल चल करके लखनपुर में आए थे और लखनपुर से किसी से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने रावी को क्रॉस करके कठुआ साइड पर पहुंच गया, लखनपुर साइड पर पहुंच गया। आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसा ही तबलीग की जमात के लोगों ने किया था, अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए, किसी को ना बताते हुए, अपने परिवार को भी ना बताते हुए वो आगे, और जिसकी वजह से संक्रमण फैला। सब कहते हैं कि अगर तबलीगी समाज के लोग सही मायनों में बता देते तो शायद इतना पॉजिटिव आंकड़ा इतना नहीं जाता। अब जितने भी अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं प्रवेश द्वार पर, भले ही जो कैसा भी काम कर रहे हो, लेकिन उनको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं रावी से कितने लोग अभी तक क्रॉस कर गए हैं और आगे भविष्य में क्रॉस नहीं कर पाए। पहले मैं आप इन 4 लोगों की बात बताता हूँ। ये चारों के चारों जिला पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं और लुधियाना से पैदल चल के आए। इनके मुताबिक लुधियाना से पैदल चल के आए और किसी ने इनको गाइड किया कि आप इस रास्ते से हो जाइए और नदी से कठुआ की तरफ चल पड़े। दर्शकों, हमने डॉक्टरों से चर्चा की। डॉक्टर को स्क्रीनिंग उन्हीं की करनी है जो मेन द्वार से आएंगे, जो लीगली आएंगे, कानूनी तरीके से आएंगे। जो गैर कानूनी तरीके से आएंगे उनको क्या स्क्रीन करना है, यानी जो गैर कानूनी तरीके से आएंगे वो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बन सकते हैं। अभी छन्न खत्रिया का जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, उस ट्रक को अनलोड सिडको में किया गया, सांबा सिडको में किया गया, और वहाँ जिस यूनिट में किया गया है उसके 10 एम्प्लॉइज़ को क्वारंटीन किया जा रहा है। अब 14 दिन के लिए उनको रखा जाएगा। ये अलग बात है कि वो अपने घर के भीतर नहीं सोया था, जहाँ पर माल मवेशी बांधे जाते हैं वहाँ पर सोया था। अब आने वाले दिनों में उनके पॉजिटिव, उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग होगी। हर एक खुद ओपी भगत जो है डिप्टी कमिश्नर है कठुआ को, वो भी मानते हैं कि ये बॉर्डर पूरी तरह से सील नहीं है। इस बॉर्डर को सील करना होगा, नहीं तो ये स्थितियां विस्फोटक बन सकती हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है। डॉक्टर्स सिंपली ये कहते हैं कि जो सामने आता है हमारे से, जो सामने डॉक्टर के पास आएगा वो तो बिल्कुल वही आएगा जो कानूनी तरीके से आ रहा है। उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, अगर लगता है सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उनको मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। और उसके बाद बताएंगे किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर ने पूरा ब्यौरा दिया कि जितने 17 तारीख को वो ट्रक से आया था और कैसे गया। वो नोट भी किया गया है कि यहाँ से उसी ट्रक में गया था। लेकिन कहीं कहीं वो भी मानते हैं कि ये लूप होल्स बंद करने की ज़रूरत है। देखिए, वो जो आया
है वो इलीगल तरीके से आया है वो, ठीक है। उसको अपनी हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए थी कि वो बॉम्बे से आया है या कहीं से आया है। उसको आके पूरा यहीं पे अपना बताना चाहिए था कि मैं ऐसे बॉम्बे से आया हूँ वगैरह वगैरह। उसको पूरा बताते, हम उसको यहीं से उठा के जीएमसी वगैरह भेज देते उसका प्रॉपर यहीं पे हम उसको पकड़ लेते। बट ये उनकी लापरवाही है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि कोई भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए। ये सिर्फ उनके लिए ही वो हार्मफुल नहीं है, बाकी सभी के लिए भी है। अब वो अपने घर गया, घर वालों को कितनों को उसने किया होगा, ये अभी हम ट्रेस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सारा ट्रेस कर रही है उसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह, देखो क्या आता है। एडमिनिस्ट्रेशन था कि पहले सिंपल ये है कि उसी पे डिपेंड है वो सबको। मैं ये बोलना चाहूँगी वॉलंटरी खुद बताओ आप सबको कि हाँ यहाँ पे एक स्पॉट लगा है, आप आके यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन करो कि हाँ मुझे ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, मुझे ये सिम्टम है। ये 17 तारीख को एक ट्रक के क्लीनर बन के आए हैं और हमारे टोल पोस्ट से भी इनकी रजिस्ट्री हुई है उसमें, और अपने आप को इन्होंने ड्रॉप किया है यहाँ छन खतरिया में, और ऑन फुट गए हैं घर पे शाम को। और खुशी की बात यह है कि ये घर के अंदर नहीं गए हैं, ये इन्होंने कैटल शेड में रहे हैं किसी जगह पे, जहाँ इनकी मैडम इनको खाना देने के लिए आई थी शाम को और सुबह भी ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद ये सीधे चले गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, और तब से हॉस्पिटल के अंदर ही थे। आज पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है इनका, तो कॉशियस हैं हम लोग। हमें मालूम है कि रेड जोन डिक्लेयर करना है इसको, हॉटस्पॉट। अभी थोड़ी देर के बाद मैं ऑर्डर निकाल दूँगा इसको हॉटस्पॉट घोषित करने का, छन खतरिया का जितना एरिया है। और जो भी इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं एज़ पर MHA गाइडलाइंस, कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर स्प्रेडिंग इसकी, वो सारे के सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं अभी। IMA ने आह्वान किया था कि वो 24 तारीख को सांकेतिक हड़ताल करेगी। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर इस वक्त बड़े ईमानदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि प्रतिम पंक्ति में आकर के, यानी फ्रंट रो में आकर के वायरस से सीधा सीधा संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ साथ सफाई कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या सुरक्षाकर्मी हो, वो सब मेहनत कर रहे हैं और पहली पंक्ति में वायरस से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये किया था कि 24 तारीख को सांकेतिक हड़ताल की जाएगी, लेकिन आज उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने एक एश्योरेंस मांगी थी। एक तो जो इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, वो प्रॉपर मुहैया करवाई जाए। दूसरा उनका कहना था कि जो लोग हम पर हमला करते हैं उनके खिलाफ कोई कानून बना चाहिए। तो सरकार ने आज एक ऑर्डिनेंस लाया है, क्योंकि कानून बनाने के लिए बिल लाया जाता तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता। इनकी डिमांड को देखते हुए, डॉक्टर्स की डिमांड को देखते हुए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया, और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर जमानती वारंट होंगे। जो डॉक्टर्स पर हमला करेगा सज़ा होगी और साथ साथ जुर्माना भी होगा। ये जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर के ये बताया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। आइए उनका क्या कहना है वो बताते हैं आप। महामारी के संकट से जूझने वाले योद्धाओं को देश जब उन्हें सलाम कर रहा है, कुछ लोग उन पर हमले कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हें संक्रमण फैलाने वाले समझ रहे हैं, और ऐसी हिंसा या त्रासदी नहीं चलेगी, यह देखना पूरे समाज का और इसलिए सरकार का काम है। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा, और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है।
3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया। तो दर्शकों, डॉक्टरों का भी मानना है, उनका कहना है कि हम अपने परिवार से दूर रह करके, इतना जोखिम लेकर के, जान जोखिम में डाल करके लोगों की सेवा करते हैं, वायरस से संघर्ष कर रहे हैं। समझ नहीं आती है कि ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं, कैसे अनासर तत्व हैं जो हम पर बेअदबी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। और उसके साथ साथ फाइन रखा गया है। उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि जो सज़ा, जो भी ये प्रोसेस होगा, ये 30 दिन में कंप्लीट होगा और 1 साल के अंदर अंदर इसकी सज़ा जो है दोषियों को, आरोपियों को दी जाएगी। और इसके तहत इन्होंने एक चीज़ और जो बीच में ऐड की है, वो है कि जैसे किसी निजी नर्सिंग होम या निजी कार्यालय में किसी कोई ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें कि वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों पे अटैक होता है, तो उनके लिए भी प्रावधान किया है कि उनके ऊपर जितना भी नुकसान होगा उसकी मार्केट वैल्यू का डबल प्राइस जो है, जो ऑफेंडर्स हैं, जो दोषी होंगे, उनको देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है जिसके लिए कि हम तहे दिल से पूरे अपने रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जीएमसी जम्मू की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करते हैं और आभार प्रकट करते हैं उनका। ये जो नया स्टेप है, मतलब वी ऑब्वियसली वेलकम दिस स्टेप। पहले बहुत ऐसा देखा गया था, इतनी हरासमेंट होती थी, इतनी चीज़ें होती थी, ऐसे आए गए डॉक्टर्स को कोई भी आके कुछ भी मतलब बोल जाता था, कभी इमरजेंसी में, कभी कहीं। अभी आपने 2 रिसेंट इंसिडेंट देखे होंगे, एक जो डॉक्टर साइमन के साथ हुआ चेन्नई में और एक मुरादाबाद में भी जो एक डॉक्टर के साथ इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ये सब आने की वजह से ऐसा होएगा कि हम में मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे तो इतना फियर में काम करना पड़ता है हर जगह ऐसा होता है कि आएगा कोई भी आके हमें कुछ भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये एक वेलकम स्टेप है। अगर इम्प्रिजनमेंट होएगी, फाइन होगा, तो लोग थोड़ा कंपैरेटिवली जैसे इतने वायलेंट हो जाते हैं डॉक्टर्स के साथ, वो भी रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे और मतलब हमारे लिए भी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा। उनका कहना है कि आईएमए की सीधी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और अमित शाह के आश्वासन के बाद ही हमने जो सांकेतिक हड़ताल करनी थी, डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया था कि वो 24 को काले बैजेस पहन करके काम करेंगे, यानी काम नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। और ख़ुद देश का प्रत्येक व्यक्ति कहता है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सब कहते हैं कि इस वक्त डॉक्टर और जो बाकी लोग फ्रंट रो पे आकर के लड़ रहे हैं वो भगवान का रूप है, लिहाजा इनका सत्कार और सम्मान करना चाहिए। और यही एक वजह थी कि 22 तारीख को 5 बजे लोगों ने ताली और ताली बजा करके, शंख बजा करके उनका प्रोत्साहित किया था, सम्मान किया था। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि आज गृहमंत्री के आश्वासन और ऑर्डिनेंस के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो सांकेतिक हड़ताल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है, ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आए दिन जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, इन पर आए दिन हमले होते थे। हर कोई आदमी आके उनको धमका के या उनको मार के चला जाता था, तो कोई एक्शन नहीं होता था। तो इसके लिए ये जो हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। इससे जो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, ये एक कंफर्टेबल माहौल में जो है वो काम करेगी। डॉक्टर्स ऑलरेडी इतने उसमें इमरजेंसी में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी हमारा जो डिसीजन लिया है, जो भी लॉ लाया है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे देखने में ये आ रहा, क्योंकि एक तो हमारे डॉक्टर्स जो थे, पैरामेडिकल स्टाफ जो था, वो इन हालात में काम कर रहा था, कोरोना के इसमें एपिडेमिक में काम करते हुए। फिर उन्हीं लोगों को बचाने के लिए जब स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो उन पर भी अटैक किया जाता था। तो ये इन हालात में बहुत ही अच्छा स्टेप है। Government, it was long awaited. Doctors have given their long sacrifice, their long study hours for this. I really welcome this. The patients patients attendant who verbally even physically abuse the doctors on duty hours. I really welcome this step. It was long awaited. Better late than never. I really welcome this step and I thank government for this ordinance which has been passed.
दर्शकों, कल ही हमने जिक्र किया था कि लॉकडाउन के बाद लीकर शॉप, जिनको हम वाइन शॉप्स कहते हैं, वो बंद हो गई हैं। इससे जो पुराना धंधा करते थे, जो भट्टी में शराब बनाते थे, वो लोग सक्रिय हो गए हैं। और यही एक वजह है कि सांबा जिले में लगातार 2 दिनों तक 2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें भारी मात्रा में लाहन को डिस्ट्रॉय किया गया है। लेकिन हमने जब बात की एक्साइज कमिश्नर के साथ, तो उनका कहना है कि 2000 लीटर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी लाहन को डिस्ट्रॉय किया गया है। यानी अब जो कारोबार बंद कराने में बड़ी मुशक्क़त लगी थी, एक्साइज डिपार्टमेंट ने ना जाने वहाँ पर कितनी विजिट्स की, जो परिवार पलते ही इस पे थे उनको मोटिवेट करके दूसरे काम दिए, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद वो दोबारा सक्रिय हो गए। मुझे लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को एक मरतबा फिर सक्रिय होकर इन सब को डिस्ट्रॉय करना होगा और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। हमने कल भी एसएसपी से बातचीत की थी, आइए देखते हैं एसएसपी का क्या कहना है। तो आपने भी देखी हैं, वो हमने की हैं, और भी हमारी नज़र है कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसा कुछ इलीगल ऐसा काम हो रहा है तो उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा अगर कोई नशा तस्करी के और भी प्रयास किए जाएंगे, खासतौर पर शराब के अलावा, उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? इसमें एक हमें और जो बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि हमने यूथ की एक टीम बनाई हुई है, पुलिस फ्रेंड। हम उनको जगह जगह जो हैं उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, और वो हमें ऐसे लड़कों को आइडेंटिफाई करने में भी मदद कर रहे हैं कि कौन है जो घर से बाहर निकलता है, ड्रग्स लेने के लिए निकलता है। फ़िलहाल इन दिनों में अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई बाहर की एरिया में जा कर के फिर लेकर के आ जाता हो जब हमारा 3 घंटे की छूट का टाइम हो, तो वो अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि उस टाइम कोई गया हो, लेकिन अदरवाइज़ अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। तो उसी के साथ साथ अगर लोगों की बात करें जो अभी भी कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या अपील हमारे चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस जो आने वाली जो समस्या जो हमारे सामने चल रही है, इसकी गंभीरता को लोग समझें। मेजॉरिटी उस चीज़ को समझ चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा तबका है, एक ऐसा तत्व है जो अभी उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है, और उसकी वजह से बाकी समाज को भी परेशानी हो सकती है। वो इस चीज़ को समझें, और जो सरकार की ओर। दर्शकों, हमने एक्साइज कमिश्नर आर.के. श्रवण से बातचीत की। उनका ये कहना था कि पहले तो ये रिकॉर्ड चेक, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा दुकानें खोलने नहीं दी जाएंगी, पहले उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने बताई कि वाकई में लाहन बनाने वाले सक्रिय हो गए हैं, और हमारा डिपार्टमेंट लगातार सक्रियता से उनको दबोचने में काम कर रहा है, यानी दबिश दे रहा है। आइए देखते क्या कहना है। कर रहे हैं सोसाइटी में, तो इसके लिए हमने सख्त आर्डर्स किए हैं इधर से कि जब लॉकडाउन का पीरियड खुलेगा उसके बाद दुकानें नहीं खुलेंगी जब तक इस ऑफिस से स्पेसिफिक आर्डर नहीं होगा। उस आर्डर का मकसद ये है कि पहले हम वेरीफाई करेंगे जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आई हैं, दुकान को चेक करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट परमिट्स लोगों ने लिए हैं क्या वो शराब उस दुकान में डिपॉजिट हुई है नहीं हुई है, और उसके बाद ही दुकान को खोलने का हम यहाँ से आर्डर्स देंगे। उससे देसी शराब काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, आने वाले दिन में किस तरह की एक्साइज चेकिंग रहेगी, खासकर से जहाँ तक देसी शराब का ताल्लुक है, इसके लिए हमने आपने देखा होगा जैसे लॉकडाउन का पीरियड रिलैक्स थोड़ा सा मुलाजमों के लिए हुआ परसों, तो पहले दिन हमने यहाँ कठुआ में रेड करवाए। बहुत जगह 3 वहाँ गाँव हैं, एक अंग्रेल करके है और बुद्धि करके है, वहाँ पे 2000 लीटर के करीब लाहन जो है डिस्ट्रॉय किया गया। और लॉकडाउन इन्फोर्स होने से पहले 1 हफ्ते के दिन लगातार इस महकमे ने हर दिन नाका लगाए हैं और इलिसिट डिस्टिलेशन के खिलाफ कार्रवाई की अमल बनाई है। दर्शकों, जिला रियासी लगातार सक्रिय है और उन्होंने अपनी सक्रियता से, अपनी काबिलियत से एक भी केस नहीं आने दिया है,
और उन्होंने सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को सील किया था और अब नाकों पर उन्होंने सीसीटीवी लगा दिए हैं। सीसीटीवी लगाने से ये होगा कि कहीं पुलिस वाले अपनी मर्जी से किसी दूसरे ज़िले को इस ज़िले में तो नहीं भेज रहे, क्या लोग गुपचुप तरीके से अपने ज़िले को छोड़ करके दूसरे ज़िले में तो नहीं जा रहे। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था। हमने सुजीत कुमार जो कंसर्न डीआईजी उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसे इजाज़त नहीं दी जाएगी यहाँ ज़िले को छोड़ने का दूसरे ज़िले में जाने। ये एक क्लियर मैसेज है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की ओर से, मेरे आला हुक्मरानों की ओर से, हमारे डीजी साहब, आईजी साहब की ओर से, जिससे मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। आप अगर इस मुगालते में हैं कि आप छिपकर या पुलिस की नज़रों से बचकर आप किसी भी जोन को क्रॉस कर लेंगे, कश्मीर से जम्मू आ जाएंगे और जम्मू से कश्मीर आ जाएंगे, तो आप एक बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं और अपनी ज़िंदगी को खामखा एक लीगल ट्रबल में खुद ही आप लेकर जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि न सिर्फ इसमें वायलेशन ऑफ 144 आप पे लगेगा, बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने का भी आप दोषी पाए जाएंगे और उसके भी प्रावधान, उसके भी प्रोविजंस के अंडर आपको बुक किया जाएगा, जो कि आपको लंबे समय तक जेल या बड़े लेवल पे फाइन या फिर दोनों के लिए आपको बना सकता है, एलिजिबल बना सकता है। हमने हर एक नाके पे हाई लेवल PTZ कैमरे लगवाए हैं। गाड़ियों का नंबर, दूर से भी हम गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए लोगों का चेहरा देख सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन्स और हर चीज़ जो भी आप गवर्नमेंट के पास आज है, आपके लोकेशन को ट्रैक करना और आप जहां हैं वहां से आपको गिरफ्तार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दर्शकों, एसएसपी रियासी का भी कहना है कि हमने बड़ी सख्ती रखी है, सख्ती के कारण ही ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं और आगे भी सख्ती रखी जाएगी। जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक इस वायरस को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता और अपने ज़िले की बाउंड्री से बाहर नहीं रखा जा सकता है। और 5 ऐसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जो बाकी जो रेड जोन वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टच करते हैं। रामबन के अलावा बामला से राजौरी, पैंथल नाका से टिकरी और उधमपुर का जो एरिया है, राजौरी से कुंदनदार वाला नाका है हमारा, रामबन से बुद्धन नाका है और जम्मू से मूड़ी नाका। ये 5 नाके जो हैं ये टच करते हैं हमारी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें से 3 जो हैं वो रेड जोन में हैं। तो इसमें हमने मूड़ी नाका के ऊपर CCTV कैमरास जो हैं अभी रिसेंटली इंस्टॉल किए हैं और मेन वजह यही है कि ताकि उनके ऊपर हम सर्विलेंस कर सकें, नज़र रख सकें कि किस तरह की मूवमेंट है, कितनी गाड़ियां आती हैं वहाँ पे, क्या वो चेक हो रही हैं, क्या उनके पासेस देखे जा रहे हैं, जो उसमें बैठे हैं वो रियासी में ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं या किस कारण से वो आ रहे हैं, उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखने के लिए हमारा इंस्टॉल करने का ये मकसद है। दर्शकों, स्थानीय लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। वो भी चाहते हैं कि उनका जिला पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। हालांकि पूरा जिला नहीं, पूरी यूटी सुरक्षित रहे, हर एक कामना करता है पूरा देश सुरक्षित रहे, लेकिन उनका कंसर्न अपने जिले से, उनका कहना है कि हमारा जिला सुरक्षित रहेगा। जो स्टेप्स लिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं सेरली गांव का रहने वाला हूं। ये हमारा सेरली चेकपोस्ट नाका है, जहां पे CRPF के जवान और हमारे पुलिस के जवान बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पे डटे हुए हैं और लॉकडाउन का बड़ी शिद्दत से ये पालन कर रहे हैं। जैसे DC मैम ने बोला हुआ है कि बाहर से डिस्ट्रिक्ट से कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं अंदर एंटर कर सके, उसका ये पूरा पालन कर रहे हैं और ये पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कोरोना वायरस नहीं अंदर घुसे। हमारी जो चेक पोस्ट है बिना परमिशन से जहां से कोई भी नहीं जा रहा है, जिसके पास परमिशन होगी, ये हमारे पुलिस कर्मचारी जो हैं बहुत अच्छा जो है इधर का वातावरण इन्होंने रखा है। हमारा ये गांव है पूरा, हमारे जो गांव के पंच सरपंच हैं इन्होंने पूरा अपना काम काज जो है वो बिल्कुल सही रखा है और पुलिस के द्वारा हमें जितनी भी गाइडलाइंस दी जा रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और इस टाइम आप देख रहे हैं हम पैंथल चेक पोस्ट पे खड़े हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा चेक पोस्ट एक तरफ से सील है, क्योंकि एक किसी भी लोगों को यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, चाहे वो पैदल आ रहा है, चाहे वो गाड़ी पे है, चाहे व्हीकल पे है, किसी पे भी है, पूरी प्रॉपर उनकी चेकिंग हो रही है।
और जिसके पास परमिशन है उन्हीं को यहाँ पे अलाउड किया जा रहा है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा कि अगर वो हमें परमिशन देते हैं तभी हम घर से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दर्शकों, लॉकडाउन से टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि हर सेक्टर को झटका लगा है, संकट की घड़ी है, हम सब एक साथ हैं, लेकिन टूरिस्ट सेक्टर को वक्तन वक्तन जम्मू कश्मीर में झटके लगते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंसा होती रही है। कश्मीर में जब भी हिंसा होती है तो टूरिज़्म सीज़न जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। इससे पहले जब 370 में संशोधन हुआ था तब भी टूरिस्ट वापस आ गए थे। एडवाइजरी जारी की गई थी जो बाहर से आए हुए टूरिस्ट हैं वो वापस चले जाएं। लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा है तब भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। राजेश गुप्ता जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि कोई ना कोई आर्थिक मदद सरकार को करनी होगी। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन से जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है और आने वाले कुछ महीनों में इसके पुनर्स्थापित होने की भी कोई संभावना नहीं लग रही। इस वजह से इस उद्योग के साथ जुड़े सभी लोगों को सरकारी इमदाद की ज़रूरत है। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि पर्यटन की से जुड़ी हुई सभी इकाइयाँ, चाहे वो होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ढाबे और इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, उन सभी के बिजली और पानी के बिल इस दौरान माफ़ किए जाएं जब तक कि ये उद्योग पुनर्स्थापित नहीं हो जाता। और इन उद्योगों के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी रजिस्टर्ड इकाइयों को जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन सब को एक सरकार की तरफ से कोई महीनावार कुछ सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर जो खर्चे हो रहे हैं वो तो रेगुलर चल रहे हैं। बिजली का बिल है वो तो हमने देना ही देना है, या जो मुलाजिम ठहरे हुए हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, बिल्डिंग है, सेफ्टी के लिए, उनका भी तो देना ही देना है। वेटर है जो यहाँ रुके हुए हैं, कुछ ज़्यादा तो चले गए हुए हैं, लेकिन जो रुके ही हैं उनको भी तो देना है। और सबसे बड़ी जो बात, गंभीर बात सोचने वाली है ना, वो ये है, पर्टिकुलर मैं जो टूरिज्म रिलेटेड ट्रेड है उसके बारे में ये बात कर रहा हूँ। अगर ये आज खुल भी जाता है तो इंटर स्टेट सर्विसेज जो है उसको पता नहीं कितनी देर लगेगी शुरू होने में, क्योंकि होटल बिजनेस जो ट्रेड जितना भी है, टूरिज्म है, इसी पर तो डिपेंड है, इंटर स्टेट पर डिपेंड है, वो लोकल तो है ही नहीं है। तो इस पर गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेने चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस टूरिज़्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन पैकेज बनाया जाए जिसमें कि होटल ओनर्स और होटल के एम्प्लॉयज़ को उसका डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाए। जैसे कि बाकी लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस तरह का बेनिफिट एक होटल के लिए भी तैयार किया जाए। हमारे पावर चार्जेस हैं, जितने वाटर चार्जेस हैं, जितने केबल चार्जेस हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो स्टाफ है उसका एक्सपेंडिचर हमको बियर करना पड़ रहा है। ये सरकार की तरफ से एक पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इसको रिहेबिलिटेट कर सके, हमारा सर्वाइवल हो सके, रिवाइवल हो सके। सरकार को ऐसा इंसेंटिव पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए ताकि हम अपना रिवाइवल हो सके। हम अपने स्टाफ को सैलरी दे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टाफ को सैलरी देनी है। अगर स्टाफ को सैलरी देनी तो हमारी सरकार की तरफ से कुछ पैकेज होना चाहिए ताकि हम अपना रिवाइवल सर्वाइवल कर सकते हैं। कि ये जो सेक्टर है, सरकार से हम ये गुहार भी लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कर्मचारी है, हमारे पास पूरा स्टाफ है, और हमने 1 महीने से लगभग हो गया महीने होटलों में ताले लगा रखे। अब वो कैसे चलेंगे, कब चलेंगे, तो कैसे इसका निज़ाम होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। यही बात हम सरकार के आगे रखना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा प्रोत्साहन करें। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।